हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन स्टडी चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम डेली की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं। 4 दिसंबर की ये करंट अफेयर्स की वीडियो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो कृपया करके उसको ज्वाइन कीजिएगा। और हर रोज़ हम एक मोटिवेशनल कोट लेकर आते हैं, तो आज भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं 4 दिसंबर 2020। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। जो अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक के उसके अनुसार है, विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर माना गया है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका आंसर है लाहौर। लाहौर को जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम डीपली भी पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या बताया गया है, हाल ही में जारी अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार लाहौर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका मतलब है पहले भी किया हुआ है, तो एक बार और फिर लिख रखा है ना जो। ठीक है, तो इसने पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, लाहौर ने 423 पार्टिकुलेट मैटर की रेटिंग दर्ज की गई है। लाहौर में क्या हुआ है, साथ में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी रेटिंग दर्ज की गई है। और भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है, ये जो ऑप्शन में दिल्ली के बारे में दिया हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली ने 229 PM के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसमें नए नहीं आएगा ये। ठीक है, इसका क्या बनता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो 229 PM के साथ दूसरे स्थान पर रही है। जो नई दिल्ली है हमारी भारत की राजधानी, वो 229 PM के साथ दूसरे स्थान पर रही है। थर्ड पॉइंट है इसमें काठमांडू के बारे में बताया है। जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, उसके अंदर ये काठमांडू है 178 PM के साथ तीसरे स्थान पर है। काठमांडू है जो, ये तो दूसरे स्थान पर बताई गई है। जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और काठमांडू है जो वो 178 PM के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है इसके अकॉर्डिंग हुआ ना लाहौर एक बार फिर से प्रदूषित शहर माना गया है। ठीक है, तो वायु जो गुणवत्ता सूचकांक है वो क्या है, देखते हैं क्या है। यह एक सूचकांक है जो दैनिक आधार पर हवा की गुणवत्ता की रिपोर्ट करता है। ये क्या करता है, एक हवा की गुणवत्ता की रिपोर्ट करता है। यह मापने में मदद करता है कि वायु प्रदूषण पर्यावरण पर उसके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को थोड़े समय के लिए कैसे प्रभावित करता है। जो हमारे आसपास के पर्यावरण में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसके रिपोर्ट को दर्शाता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो उसको हम वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग किस देश के युगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया। जो इन्फ्लुएंजा रोग है वो एक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक RNA वायरस की वजह से है। एक RNA वायरस होता है, उसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादातर पशु पक्षियों में ही पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है, पर आमतौर पर मनुष्यों में भी हो जाता है। उनके जो लक्षण होते हैं, मनुष्य में जो लक्षण पाए जाते हैं इसके, वो खांसी, जुकाम, अदर्स कुछ भी। ठीक है, इस तरह से ये है जो इन्फ्लुएंजा रोग है। फ्लू होता है या RNA की वजह से होता है।
ठीक है, फ्लू के नाम से इसको जानते हैं। तो वो कहाँ पाया गया है? वो है जापान में, ठीक है। जो हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग है वो किस देश के यूगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया? वो है जापान में पाया गया है। इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग जापान के हयुगा शहर में, जापान में कोई हयुगा नाम का शहर है, उसमें एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया है। सितंबर 2020 में प्रकोप शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 1.8 मिलियन मुर्गों को मारा जा चुका है। इस रोग की वजह से वहाँ पर पोल्ट्री फार्म में सितंबर 2020 में 1.8 मिलियन मुर्गों को मारा जा चुका है, उनको ये रोग लग चुका था। जापान ने 2018 में बर्ड फ्लू के प्रकोप का सामना किया। जापान ने जो 2018 में इसका सामना किया था और 91,000 मुर्गियों को तब निकाला गया, ठीक है। अब ये एवियन इन्फ्लुएंजा के रोग के बारे में बताया हुआ है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो टर्की, चिकन, गिनी फाउल जैसे पक्षियों को प्रभावित करती है, ठीक है। वे कभी कभी मनुष्यों सहित स्तनधारियों को भी संक्रमित करते हैं। मनुष्यों को भी हो सकती है ये, ठीक है। वैसे ज़्यादातर पक्षियों के लिए ही मानी गई है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो उनकी सतह के प्रोटीन के आधार पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वायरस को जो प्रोटीन के आधार पर 2 प्रकारों में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। फर्स्ट वन इज है हेमग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेस। ये दो प्रोटीन के आधार पर 2 प्रकार हैं जिनमें इनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पेरिस समझौते को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नाम क्या है? जो पेरिस समझौता है उसको लागू किया है, उसको अप्लाई किया है, जो भारत सरकार ने कोई समिति गठित की है उसका नाम क्या है? उस समिति का पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति बनाई गई है, ठीक है। जो पेरिस समझौता है उसके कार्यान्वयन के लिए क्या बनाई गई है? सर्वोच्च समिति बनाई गई है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। व्याख्या में क्या पढ़ेंगे हम इसके? भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मामलों में समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और देश को पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर रखने के लिए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति का गठन किया। जो जलवायु में परिवर्तन करने हैं हम और इसके दायित्वों को पूरा करना है, उसके लिए भारत सरकार ने इसको अप्लाई किया, ठीक है। सर्वोच्च समिति का गठन किया इसके लिए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर योगदान भी शामिल है, ठीक है। अब इसका विवरण पढ़ते हैं। यह देश के भीतर कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए, जो कार्बन बाजार है हमारे इंडिया के अंदर, विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। नेशनलिटी पर कार्य करेगा ये हमारे कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए। सेकंड वन इज इस समिति का गठन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। जो इस समिति का गठन किया गया है, ये जो समिति है इसका गठन किया गया है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो हमारा मोटिव है इसका, वो क्या है? मेन मोटिव भारत के हितों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के मामलों पर समन्वित के प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। भारत के जो हितों की रक्षा करने के लिए, जो हमारे भारत में हित बने हुए हैं उनकी रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के मामलों पर, जो हम जलवायु में परिवर्तन लेकर आते हैं उनके मामलों पर कुछ एक्टिविटी करना कंपलसरी है, ठीक है, सुनिश्चित करना है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4। किस स्थान पर एक रहस्यमयी धातु का खंभा पाया गया है? ऐसा कौन सा स्थान है वो जहाँ पर एक रहस्यमयी धातु है वो उसका एक खंभा पाया गया है? वो है रोमानिया। रोमानिया है जो एक कंट्री, इसमें रहस्यमयी धातु का एक खंभा पाया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हाल के दिनों में 2 अलग अलग जगहों पर 2 रहस्यमयी मोनोलिथ पाए गए हैं।
2 रहस्यमय मोनोलिथ पाए गए। एक रहस्यमय मोनोलिथ हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाहा में एक दूरस्थ निजेन रेगिस्तान में पाया गया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके उटाहा सिटी में एक दूरस्थ स्थान पर रेगिस्तान में पाया गया था और फिर एक ट्रेस के बिना गायब हो जाते हैं। ये एक बिना पता हुए ही गायब हो जाते हैं। उटाहा में मोनोलिथ के लापता होने के बाद रोमानिया में एक और मोनोलिथ पाया गया है। पहले तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाहा में पाया गया था, ठीक है, और अब ये रोमानिया में पाया गया एक मोनोलिथ, ठीक है, मोनोलिथ होता है इसका नाम, वो पाया गया है रोमानिया में, ठीक है। ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक मोनोलिथ पत्थर का एक बड़ा एकल खड़ा ब्लॉक, ठीक है, जो मोनोलिथ है वो पता क्या है, पत्थर का एक बड़ा एकल खड़ा ब्लॉक है, एक खड़ा हुआ ब्लॉक है ऐसे, ठीक है। रोमानिया में नव पाया गया मोनोलिथ 13 फीट लंबा है, जो इसकी लंबाई है वो 13 है। इसकी लंबाई कितनी है? 13 फीट लंबी है और एक तरफ माउंट कैलाश का सामना करता है, ठीक है। ये जो 13 फीट लंबा खंबे जैसा है ये माउंट कैलाश का सामना करता है। उटाहा में मोनोलिथ 9.5 फीट लंबा था। उटाहा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उटाहा शहर है उसमें 9.5 फीट लंबा था और जो अब पाया गया रोमानिया में वो 13 फीट लंबा है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 5th। हाल ही में किस देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी में क्षेत्र में भी हमला हुआ है, उसमें श्रमिकों पर हमले किए गए, उसमें कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। तो वो कहाँ पर मारे गए हैं? नाइजीरिया में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। आइए पढ़ते हैं डिटेल में। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए। बोको हराम के आतंकियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। जो बोको हराम है उसके आतंकियों का ये एक नाम है सिटी का, तो उसके आतंकियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। जो वहाँ के आतंकवादी हैं उनको हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है जिन्होंने श्रमिकों पर हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में एक इस्लामिक राज्य है। यह नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में एक इस्लामिक राज्य है। इसे पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट के पश्चिमी अफ्रीका प्रांत, जिसे पूर्व में जमात अहल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट या फिर इस्लामिक स्टेट के पश्चिमी अफ्रीका प्रांत, जिसे पूर्व में इसे पश्चिमी में तो अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक स्टेट के पश्चिमी अफ्रीका प्रांत और पूर्व में जमात अहल के रूप में जाना जाता है। सुन्नी दक्कन दाव उल जिहाद उपदेश के लिए सुन्नत के लोगों का समूह जिहाद और आमतौर पर बोको हराम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी में तो ये इस इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक स्टेट के पश्चिमी अफ्रीका प्रांत के लिए जाना जाता है और पूर्व में इसे जमात अहल के रूप में जाना जाता है। और यह पूर्वोत्तर नाइजीरिया में स्थित एक जिहादी आतंकवादी संगठन है। जो बोको हराम है ना, बोको हराम है वो एक पूर्वोत्तर में है जो नाइजीरिया में स्थित एक जिहादी आतंकवादी संगठन है। यह चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश ने एक नई प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया है। वो कौन है जिसने नई प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है DRDO। DRDO इसका ऑप्शन है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आई डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। इसको हम हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक नई प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया है।
इस नई प्रयोगशाला को मौजूदा प्रयोगशालाओं मनाली स्थित हिम संकलन अध्ययन प्रतिष्ठान और दिल्ली स्थित रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान का विलय करके स्थापित किया गया है। जो इस नई प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है वो कैसे, मनाली में स्थित जो हिम है और हिम संकलन अध्ययन है और दिल्ली स्थित में जो रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान का विलय करके स्थापित किया गया है, दोनों को कंबाइन करके उनको स्थापित किया गया है। यह एक नई लैब चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ के इलाके और हिम संकलन पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, जो नई लैब बनाई है पाकिस्तान की सीमाओं के साथ साथ के इलाके के साथ साथ हिम संकलन पर जो शोध करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, SASE बर्फ संकलन के अध्ययन में शामिल थी। ठीक है, जो SASE है वो है हिम संकलन अध्ययन प्रतिष्ठान। ठीक है, वो हिम संकलन के अध्ययन में शामिल थी, बर्फ और हिम संकलन के अध्ययन में शामिल थी। DTRAL इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, ये भी इसी में इंक्लूड है। इस प्रयोगशाला का प्राथमिक, ये भी एक प्रयोगशाला है, DTRAL जो प्रयोगशाला है ये भी एक, इसकी स्थापना है जो 1954 में की गई थी। और इस प्रयोगशाला का प्राथमिक कार्य था जो समय सीमा का मूल्यांकन करना। इस समय सीमा का मूल्यांकन करती थी और दुर्गम क्षेत्रों की गतिशीलता क्षमता का आंकलन करना था। ठीक है, जो दुर्गम क्षेत्र थे उनकी गतिशीलता क्षमता कितनी थी उनका आंकलन करना था। ठीक है, तो DTRAL एक ये भी प्रयोगशाला थी जो अब हुई है DRDO के द्वारा हुई है जो अभी। ठीक है, भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया गया, वो अभी हुई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस स्थान पर स्थित है? ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया पर स्थित है, जो ज्वालामुखी माउंट सेमरू है वो इंडोनेशिया पर स्थित है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। यह एक ज्वालामुखी है जिसे एक शंक्वाकार ज्वालामुखी भी कहा जाता है। एक ही शंक्वाकार का ज्वालामुखी है तभी इसको कहा जाता है शंक्वाकार ज्वालामुखी, जो पूर्वी जावा इंडोनेशिया में स्थित है। यह है सबडक्शन जोन में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे मौजूद है। जो सबडक्शन जोन है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे मौजूद है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। क्या है? एक स्ट्रेटोवोल्केनो। सेकंड पॉइंट है 1818 से अब तक इसमें कम से कम 55 विस्फोट दर्ज किए गए हैं। 1818 से अब तक, 1818 से लेकर 2020 तक, ठीक है, अब तक इसमें कितने 55 विस्फोट दर्ज किए गए हैं। ठीक है, इसे स्ट्रेटोवोल्केनो के कठोर लावा की कई परतों द्वारा बनाया गया है। जो स्ट्रेटोवोल्केनो है इसकी जो कठोर लावा है उसकी परतों द्वारा बनाया गया है, जो दूर तक फैलने से पहले ठंडा और कठोर होता है। जब इसे दूर तक फैलता है तो उसके फैलने से पहले ठंडा और कठोर होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में समय समय पर अपक्षय विस्फोट होते रहते हैं। जो इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जितने भी, तो इनमें छोटे अपक्षय विस्फोट होते रहते हैं टाइम टाइम पर। ठीक है, समाचारों में क्यों आया है ये? माउंट सेमरू में बढ़ती गतिविधि के कारण 1000 लोगों को निकाला गया। ठीक है, जो माउंट सेमरू में बढ़ती गतिविधि के कारण 1000 लोगों को निकाला गया उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 8, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? जो नेशनल प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो कब मनाया गया? हाल ही में मनाया गया 2 दिसंबर को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इसके बारे में। यह भारत में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिनकी मृत्यु भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी का विस्फोट हुआ था तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो लोग उस टाइम मारे गए थे। ठीक है, जो लोग उस टाइम मर गए थे भोपाल गैस त्रासदी के विस्फोट में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि
एक तो ये उनकी लोगों की याद में मनाया जाता है जो भोपाल गैस त्रासदी के विस्फोट में मारे गए थे, और दूसरा यह भारत में नागरिकों को उन कानूनों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है जो भारत में मौजूद है, जो प्रदूषण को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे भारत में कानून बने हुए हैं तो लोगों को अवगत कराने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो प्रदूषण की रोकथाम रखे और प्रदूषण को कम फैलने दे। इससे हमारी कंट्री सेफ भी रहेगी और जनसंख्या पर भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसको प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है पानी की रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977। सेकंड वन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। थर्ड वन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम 1998। शोर प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006। ठीक है, ये 5 हैं जो हमारे नियम हैं इसको प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने डैश को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार ने किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? वर्षा जोशी को। वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुजरात के आनंद शहर में है। ठीक है, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में है। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? उसकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगी, मतलब हो चुकी है। उन्होंने दिलीप रथ का स्थान ग्रहण किया है। उन्होंने दिलीप रथ का स्थान ग्रहण किया, जिनका कार्यकाल NDDB के अध्यक्ष के रूप में 30 नवंबर 2020 को समाप्त हुआ। जो दिलीप रथ है उनका जो पद है वो अपने पद से उनका कार्य समाप्त हो गया है, वो 30 नवंबर 2020 को हो गया। तो उनकी जगह इन्होंने ले ली है, इनको मिल गई है। किनको? वर्षा जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जोशी 1995 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं। जो वर्षा जोशी हैं वो 1995 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव CDD के पद पर कार्यरत हैं। जो उनको वहाँ पर पद दिया गया है वो किसलिए दिया गया कि भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव मतलब CDD के पद पर कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन इज हमारा आज का दोस्तों 10। डैश को 30 नवंबर 2020 को बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका उत्तर है दोस्तों संदीप कटारिया। जो संदीप कटारिया है वो 30 नवंबर 2020 को बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को नियुक्त किया गया है, वो है संदीप कटारिया। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। संदीप कटारिया को 30 नवंबर 2020 को बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, पॉइंट है कैसे वे पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा की वैश्विक भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे पहले यही है जिन्होंने बाटा की वैश्विक भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, वे यही पहले भारतीय हैं। सेकंड पॉइंट, इससे पहले वह 2017 से बाटा इंडिया के CEO थे। आज से पहले वो 2017 से बाटा इंडिया के जो CEO थे। ठीक है, उन्होंने एल्किसस नेसार्ड का स्थान ग्रहण किया है, जिन्होंने भूमिका में लगभग 5 साल बाद अपना पद त्यागा है। ठीक है, उन्होंने अपेक्षाकृत कम समय के भीतर बाटा को भारत के सबसे बड़े फुटवियर
रिटेलर में बदलने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने जो कम समय के अंदर ही बाटा को भारत के सबसे बड़े फुटवेयर रिटेलर, सबसे बड़ा बनाने के लिए फुटवेयर रिटेलर को बदलने में बहुत ही योगदान दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा ये 4 दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर था, तो ये समाप्त हो गया है। तो जैसे हम रोज़ एक मोटिवेशनल कोट लेकर आते हैं, तो आज फिर हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं। तो चलिए, हार मत मानो, हार मत मानो, उन लोगों को याद करो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले तो मोटिवेशन खुद के अंदर ही होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए लगन, जोश, जुनून होना चाहिए। अगर हम हार मानेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें हार नहीं माननी है। कम से कम उन लोगों को तो याद कर सकते हैं जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और उससे हमारी जीत होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और आपके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो कृपया करके इसको ज्वाइन कीजिएगा। डेस्टिनेशन स्टडी ग्रुप के नाम से है। आपको इसमें एक PDF प्रोवाइड होगा जो डेली करंट अफेयर पर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी।